नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, आज आपके सामने हम करंट अफेयर का एक सीरीज़ लेकर के आने का विचार किए थे। तो अब आपके सामने करंट अफेयर को लेकर के जो भी समस्याएं हो रही होंगी, ये करंट अफेयर की समस्या शिक्षक भर्ती में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। बहुत अच्छे नंबर से यह पूछा जाता है, 30 नंबर से लगभग पूछा जाता है। तो ये करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट आपको पता है, तो हमें थोड़ा थोड़ा करके हमें करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा और करंट अफेयर पढ़ने स्टार्ट कर देना चाहिए दोस्तों। इसलिए आपके सामने करंट अफेयर केवल नहीं है, करंट अफेयर के साथ जो भी स्टैटिक नॉलेज है, जैसे कि इसमें 2 फरवरी केवल हम नहीं पढ़ेंगे आर्द्र भूमि दिवस, 2 फरवरी से रिलेटेड आर्द्र भूमि वेटलैंड से लेकर के जो रामसर साइट हुए हैं, कब हुई हैं, भारत में कितनी रामसर साइट हैं, ये सब चीज़ें जो भी इंक्लूडेड हैं एक ही करंट अफेयर के क्वेश्चन में, वो सब पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में हम आपको बताएं कुछ हमारे स्टैटिक जो हमारे कोर्स से संबंधित है, जो हमारे सिलेबस से संबंधित है, जो भी सब्जेक्ट, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपको इसी में समझाने की कोशिश करेंगे और आपको परेशान होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। ज्ञान विज्ञान से संबंधित जैसे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन है और आपके सीडीपी जो आते हैं, जो आपके बाल विकास हैं, उसमें से जो हमारे नोट्स हैं, जो हमारे हाथ से लिखा हुआ है, उसका भी सार आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। कैसा रहा हमारा प्रयास, इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये हमें कंटिन्यू करना चाहिए, क्या इसको हमें और भी डेली करने का कोशिश करना चाहिए। जैसा भी आपको लगे, किसी भी प्रकार से सुझाव हमें दीजिएगा। और सबसे पहले हम आपसे एक हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो रूम है दोस्तों, वो रोड से एकदम सटा हुआ है, इसलिए आपको गाड़ी की आवाज़ें, बच्चों के खेलने की आवाज़ें, ये सब चीज़ें सुनाई पड़ सकती हैं, पड़ती भी होंगी। उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं कि हमारे पास संसाधन की कमी होने के कारण हमें किसी भी प्रकार से मैनेज करना पड़ रहा है। फिलहाल जो भी हमारे सामने कंटेंट है, कंटेंट को लेकर के किसी प्रकार से समस्या आपके सामने नहीं आएगी, ये हमारा आपसे दावा है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हाल ही में एक हफ्ते में जो हुआ था करंट अफेयर, उसका निचोड़ है। कुल 12-15 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है और बाकी सब स्टैटिक जीके है और प्लस आपका जो ज्ञान विज्ञान और सीडीपी और उत्तर प्रदेश स्पेशल है वो है। थोड़ा समय आप लग सकता है, धैर्य बनाइएगा, लेकिन आपको इसी करंट अफेयर में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि आपको शिक्षक भर्ती को लेकर के दिमाग में जो भी है वो सभी चीज़ें करंट अफेयर का जो समस्या है वो इसमें सॉल्व कर देंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ये तो आंसर हो गया। अब और भी क्या है, तो ये जो वेटलैंड है, जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, ये कब से मनाया जा रहा है? ये 2 फरवरी सबसे पहले आपको बता दें, 2 फरवरी 1971 की बात है। उस समय रामसर सम्मेलन हुआ था, एक रामसर कन्वेंशन हुआ था। ये रामसर कहाँ है दोस्तों? ईरान में है। ईरान में एक जगह है रामसर, वहाँ पर 2 फरवरी 1971 में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में यह डिसाइड किया गया कि आर्द्र भूमि हमारे समाज, हमारे पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। इसको ध्यान में रख करके दोस्तों 1975 से 1975 से हर वर्ष 2 फरवरी का दिन आपको विश्व आर्द्र भूमि के नाम पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तो पता चल गया कि आर्द्र भूमि दिवस, रामसर सम्मेलन, ईरान, ये सब चीज़ें बता दिया। भारत में क्या है आर्द्र भूमि से रिलेटेड? तो भारत में कुल 42 रामसर साइट्स हैं दोस्तों। भारत में टोटल 42 है इंडिया में। उसी में से सबसे पहला जो रामसर साइट घोषित किया गया था वो चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पड़ता है दोस्तों? उड़ीसा में। उड़ीसा में खारा पानी का झील है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री इस समय नवीन पटनायक जी हैं। तो यह चिल्का झील है जो कि आपका पहला रामसर साइट घोषित किया गया। इसी प्रकार से ऐसे 42 रामसर साइट हैं भारत में दोस्तों। सांभर झील भी है रामसर साइट, जो कि राजस्थान में पड़ता है। लोकटक झील जो मणिपुर में है, वहाँ पर भी आपको आर्द्र भूमि मिलेगा। वहाँ पर भी लोकटक झील जो है उसे भी रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। और इस तरीके से आपका 2 फरवरी आर्द्र भूमि के रूप में मनाया जाता है। और 4 फरवरी दोस्तों क्या है? 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी है दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन था आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल में 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? वो है आपके महेंद्र सिंह धोनी। MS धोनी जी हैं जो कि 150 करोड़ से ज़्यादा कमाए हैं आईपीएल में। अब केवल और केवल हम धोनी जी को बात करें तो केवल धोनी जी की इसमें करंट अफेयर को न पढ़ा करके हम आपको बताना चाहते हैं कि आईपीएल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें बन सकती हैं वो सभी चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं। आईपीएल जो 2020 हुआ था दोस्तों, वो कहाँ हुआ था? आपके यूनाइटेड अरब अमीरात अर्थात दुबई में हुआ है। इसका स्पॉन्सर कौन था? ड्रीम 11 इसके स्पॉन्सर हैं। ड्रीम 11 इसकी विजेता कौन है दोस्तों? मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा की जो टीम है वो इसकी विजेता रही है 2020 में। अब 2020 में जो आईपीएल हुआ था, उस आईपीएल में जो
दो प्रकार के कैप मिलते हैं, एक ऑरेंज कैप और एक पर्पल कैप। पर्पल कैप रबाडा को मिला था, रबाडा को दोस्तों पर्पल कैप मिला, और आपके केएल राहुल को ऑरेंज कैप मिला था। केएल राहुल को क्या मिला था? ऑरेंज कैप मिला था। ये था आपका आईपीएल से संबंधित जो भी अभी हुआ था उसको हमने बताया। और एक महेंद्र सिंह धोनी ने कब संन्यास लिया था? 15 अगस्त 2020, आपको याद होगा 15 अगस्त 2020 के दिन संन्यास लिया था। महेंद्र सिंह धोनी के ही नेतृत्व में भारत 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था दोस्तों। ये था आपका आईपीएल में 150 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाले विश्व के खिलाड़ी जो हैं वो कौन है? महेंद्र सिंह धोनी से संबंधित और आईपीएल से संबंधित जो भी स्ट्रैटेजी के बन सकता था वो बताएं आपको। नेक्स्ट दोस्तों, आपके सामने बजट में किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात कही गई है? तो इसका आंसर है सीधा लद्दाख। लद्दाख में क्या हुआ है? केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात कही गई है। बजट जो है दोस्तों, बजट आप कहेंगे तो बजट को लेकर के हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। जो बजट है दोस्तों, इस बजट में लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात कही गई। लद्दाख से रिलेटेड बातें जो भी हो सकती हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख में दो ही ऐसे ज़िले हैं, एक कारगिल है दोस्तों और एक लेह है। लद्दाख में एक नेशनल पार्क है, याद होगा आपको, सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है हेमिस नेशनल पार्क दोस्तों। हेमिस नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अब बजट, अब आया है बजट, तो बजट से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो बता दीजिए। भारत में पहली बार जो बजट है दोस्तों, भारत में पहली बार जो बजट है वह षणमुखम सेट्टी ने पेश किया था। षणमुखम सेट्टी ने पेश किया था भारत में। और भारत में सबसे सर्वाधिक बजट किसने प्रस्तुत किया था? मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई जी सबसे ज़्यादा बार बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति हैं। 10 बार, कुल 10 बार इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। आपको बता दें, बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं है। बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं है। तो क्या है दोस्तों? बजट शब्द की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण ये शब्द यूज किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण, ये किस संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख किया गया है। तो आपको बता दिए, भारत में पहली बार बजट षणमुखम सेट्टी ने और सबसे ज़्यादा बार बजट मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं केंद्र शासित प्रदेश में विश्वविद्यालय। अब विश्वविद्यालय भी आया है तो शिक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती है वो भी सुन लीजिए दोस्तों। जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, वह 2020 की नई शिक्षा नीति दोस्तों किसका स्थान ले रही है? 1986 की शिक्षा नीति का स्थान ले रही है। 2020 की शिक्षा नीति जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? कस्तूरी रंगन के सुझाव पर आधारित है। कस्तूरी रंगन, और इसका जो मॉडल है वो 3+5+3+3+4, यह इसका मॉडल है 2020 का। कस्तूरी रंगन के सुझाव पर आधारित शिक्षा नीति है और ये किसका स्थान लेगी? 1986 की शिक्षा नीति का स्थान लेगी दोस्तों। इसी के साथ शिक्षा का मैग्ना कार्टा याद करिए, वुड डिस्पैच। डलहौजी के कार्यकाल में वुड डिस्पैच आया था दोस्तों। डलहौजी के कार्यकाल में क्या आया था? वुड डिस्पैच आया था और ये 1854 में आया था। 1854 में दोस्तों। इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है। और इसी के साथ शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में कब घोषित किया गया? सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन के रूप में संविधान 21A में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में कहा गया। नेक्स्ट दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट 100% साक्षरता वाला जिला किसे? देहरादून। देहरादून 100% साक्षरता वाला जिला है। इसी देहरादून से दोस्तों आपका वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आता है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में कहा गया था 2 वर्ष में एक बार आता है यह रिपोर्ट, 2 वर्ष में एक बार। इस रिपोर्ट में माना गया था मध्य प्रदेश में आपके वन सबसे ज़्यादा हैं। कहाँ पर? MP में आपके। और 100% साक्षरता वाला जिला किसे घोषित किया गया? देहरादून। नेक्स्ट है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको बता दें, इंदौर सबसे स्वच्छ जो जिला है, शहर है, वो इंदौर को घोषित किया गया है। और दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे है? कौन है? कानपुर है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके सामने
2020 के लिए ऑक्सफोर्ड के किस हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो यह 2020 का हिंदी शब्द है। कौन सा शब्द है? हिंदी शब्द है आत्मनिर्भरता। ये शब्द सबसे पहले आपको बताएं यूज किया गया, आपको याद होगा 25 सितंबर 2014 का दिन। 25 सितंबर 2014 में क्या हुआ था दोस्तों? ये आया था आपका मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, इसी समय से आत्मनिर्भरता शब्द यूज किया गया था। लेकिन 2020 में ऑक्सफोर्ड ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया आत्मनिर्भरता को। 2019 में संविधान शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड ने सिलेक्ट किया था। और नारी शब्द, नारी शक्ति, ये जो शब्द है इसको 2018 में ऑक्सफोर्ड ने घोषित किया था वर्ड ऑफ द ईयर। तो ये था आपका वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड द्वारा शब्द। और 2020 में आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस केंद्र शासित प्रदेश को, देखिए ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कोरोना मुक्त घोषित किया गया। कोरोना नहीं, कोरोना मुक्त घोषित किया गया। तो इसका आंसर है सीधे अंडमान निकोबार। क्या है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और क्या हो सकती हैं? ये तो पता चल गया कि केंद्र शासित प्रदेश किसको कोरोना मुक्त किया गया है? अंडमान निकोबार को। अंडमान निकोबार की अगर बात करें, केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। अंडमान निकोबार, ध्यान रखेंगे, इसी में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप है, सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है। और अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला एक, अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला एक क्या है दोस्तों? एक चैनल है, 10 डिग्री चैनल। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है साउथ बटन, वह भी आपका कहाँ पर है दोस्तों? अंडमान में है। साउथ बटन, यह भी कहाँ पर है दोस्तों? अंडमान में है। सबसे ऊंची चोटी अंडमान की कौन है? सैडल पीक है। सैडल पीक। यहाँ के दो आइलैंड का नाम चेंज किया गया, एक रास आइलैंड है और एक हैवलॉक है। जो रास आइलैंड है दोस्तों यहाँ का, और एक हैवलॉक है। हैवलॉक को स्वराज आइलैंड कहा गया सुषमा स्वराज के नाम पर, और रास आइलैंड का नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कहा गया। सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया। इसी प्रकार से भारत में जो यह पूर्वी तट पर स्थित है, पूर्वी दिशा में है, पूर्व दिशा में है, और इसी तरीके से आपके पश्चिम दिशा में लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप को 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। ये था आपका अंडमान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अब मुक्केबाजी है तो आपको मैरी कॉम भी आएंगी इसमें, और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें वो भी आएंगी। इसका आंसर है दोस्तों अजय सिंह। भारतीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अजय सिंह को। दोस्तों, एमसी मैरी कॉम महिलाओं में एक अलग प्रतिभा हासिल की है। इन्होंने मुक्केबाजी को अपना प्रोफेशन बना करके कई ऐसे खिताब जीते हैं। 2020 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। क्या मिला था मैरी कॉम को? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण पाई हैं मैरी कॉम जी। इनका खुद का एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है अनब्रेकेबल। क्या नाम है दोस्तों? अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल है इनका एक ऑटोबायोग्राफी सर्बिया में। नेक्स्ट दोस्तों, आपके सामने सीबीआई के कार्यवाहक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जो कार्यवाहक निदेशक हैं ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में नियुक्त किया गया इन्हें, ये हैं प्रवीण सिन्हा जी। प्रवीण सिन्हा जी सीबीआई के कार्यवाहक निदेशक हैं। डीपी कोहली ये सबसे पहले सीबीआई के निदेशक बने थे। डीपी कोहली 1963 में, 1963 में ये सीबीआई के कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किए गए। इसी में आपको गिरीश चंद्र मुर्मू की बात आएगी। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है दोस्तों? भारत के कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं, कैग हैं। एनके सिंह भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है?
NK सिंह है दोस्तों। इसी तरीके से आपको जो आपके मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो यशवर्धन जी हैं। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वह सुनील अरोड़ा हैं। सुनील अरोड़ा कौन है? निर्वाचन आयुक्त हैं। निर्वाचन का जो कार्य है वह सुनील अरोड़ा जी देखते हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? कैग के हैं और NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट दोस्तों, BCCI ने 87 साल बाद कौन सा घरेलू टूर्नामेंट रद्द कर दिया? तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं CK नायडू ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये तीनों क्या, ये चारों आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और बात इसमें है कि BCCI ने 87 साल बाद कौन सा घरेलू टूर्नामेंट रद्द कर दिया? तो उसका आंसर है दोस्तों रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी स्टार्ट हुआ था 1934 से। 1934 से स्टार्ट हुआ है दोस्तों। 2019-20 में यह कौन जीता था? सौराष्ट्र ने जीता था रणजी ट्रॉफी। और बात करें BCCI की, तो BCCI के इस समय अध्यक्ष कौन है दोस्तों? गांगुली जी हैं, सौरव गांगुली जी हैं। और उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? उपाध्यक्ष हैं आपके राजीव शुक्ला जी इसके उपाध्यक्ष हैं दोस्तों। BCCI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। मुंबई में इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम में। और ये था आपका दोस्तों BCCI ने 87 साल बाद कौन सा घरेलू टूर्नामेंट रद्द कर दिया है? वो है रणजी ट्रॉफी। कौन देश का सबसे कम उम्र का महिला पायलट बन गई है? इसका आंसर है दोस्तों आयशा अजीज। आयशा अजीज 25 वर्ष के आयु में जम्मू कश्मीर के रहने वाली हैं। ये सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। इसी में शिवांगी हैं। शिवांगी दोस्तों राफेल पायलट हैं। ये पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी हैं। ये बनारस की रहने वाली हैं। भानु अथैया पहली भारतीय महिला जो ऑस्कर जिन्हें मिला था, इनका निधन हो गया, पहली भारतीय महिला जिन्हें ऑस्कर मिला था। ये है आपके सामने पायलट से संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो हाल ही में लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसमें भारत को स्थान क्या मिला है दोस्तों? इसमें भारत का स्थान है 53वां। दोस्तों कौन सा स्थान है भारत का? 53। इसमें और भी सूचकांक लिखा हुआ है। आपको भले हम 4 ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं, आपको लग रहा होगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ छिपा हुआ है दोस्तों। ये भारत का रैंक है 63। किसमें है? 63 भारत की रैंक है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ बिजनेस करने में भारत को जब क्रम किया गया कि भारत में कैसा जगह है, कैसा माहौल है बिजनेस करने में, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत को 63 पोजीशन है। 48 पोजीशन है भारत में। इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कितना है? 48वां है। इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 48 है। 131 भारत का रैंक है किसमें? किस इंडेक्स में? HDI में। RBI ने 2021-22 के लिए भारत में GDP वृद्धि दर कितनी रहने की अनुमान लगाई है 2021-22 में? तो RBI ने अनुमान लगाई है 10.5। अब RBI आया है दोस्तों, तो RBI से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें बन सकती हैं वो सब बातें हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले RBI का पहले मुख्यालय क्या था? कोलकाता में, और अब कहाँ है? मुंबई में। तो RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? अब मुंबई में। RBI किसके सिफारिश पर बना था? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर बना था। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर RBI का गठन किया गया। RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 में RBI का गठन हुआ गया। 1 अप्रैल 1935। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों। RBI के गवर्नर की अगर बात करें दोस्तों, तो RBI का जो गवर्नर है दोस्तों, RBI के गवर्नर की अगर बात करें तो इस समय जो गवर्नर है वो 15वें गवर्नर है, जिनका नाम है शक्तिकांत दास। क्या नाम है दोस्तों? शक्तिकांत दास। इससे पहले कौन थे? 14वें उर्जित पटेल जी थे। पहले कौन है? पहले जो भारतीय हैं वो है CD देशमुख। और जो पहले सबसे पहले हैं वो भारतीय नहीं थे, वो ऑसबॉर्न स्मिथ नाम है उनका। ऑसबॉर्न
स्मिथ जो हैं दोस्तों, ये पहले आरबीआई के गवर्नर हैं, लेकिन पहले भारतीय कौन है? सीडी देशमुख हैं। और इस समय वर्तमान में 15वें कौन हैं? शक्तिकांत दास हैं। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं? वो है मनमोहन सिंह जी। तो ये था आरबीआई से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने आ गया ज्ञान विज्ञान। तो अब ज्ञान विज्ञान को लेकर के आपके सामने जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो है कि विभाजन रहित कोशिका, अभी कोशिका है, इसके बाद हम सिलेबस धीरे धीरे हर सिलेबस कवर करेंगे। तो विभाजन रहित कोशिका कौन सी है? किस कोशिका में विभाजन नहीं होता है? तो ये है दोस्तों न्यूरॉन में। न्यूरॉन जो तंत्र है उसकी जो इकाई है वो न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन सेल में विभाजन नहीं होता है। मानव की सबसे लंबी कोशिका जो है वो भी न्यूरॉन ही है दोस्तों। मानव में सबसे बड़ी कोशिका, जो सबसे बड़ी कोशिका है वो ओयुम है, ओयुम। और मानव की जो सबसे छोटी कोशिका है वह है स्पर्म। जो स्पर्म सेल होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे तेज विभाजन किसका होता है? लीवर में, लीवर के सेल का सबसे तेज विभाजन होता है, तुरंत विभाजन होकर के नया सेल बन जाता है। तो ये था आपका ज्ञान विज्ञान दोस्तों। उत्तर प्रदेश स्पेशल की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा को लेकर के, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा को लेकर के स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ है दोस्तों? ये है आपका सन 2000। सन 2000 में उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ। और मिड डे मील कार्यक्रम आपको पता ही है दोस्तों, ये जो भारत में हुआ था वही उत्तर प्रदेश में क्या 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 से यह मिड डे मील कार्यक्रम शुरू हुआ था दोस्तों। हिंडाल्को कहाँ पर है दोस्तों? आपके रेणुकूट में है, उत्तर प्रदेश के सागर रेणुकूट में ही है, आपका रेणुकूट में ही है। गोविंद वल्लभ पंत सागर रेणुकूट में स्थित है। नेक्स्ट है आपके सामने दोस्तों बाल देव भव। गिजुभाई बधेका का जो स्टेटमेंट है उसके बाद हम आपके स्टार्ट करते हैं जो आज का सीडीपी को लेकर के। पावलोव के जो सिद्धांत हैं उसको हम एक जगह लिख करके आपको लेकर के आने का प्रयास किए हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत आपको जब लेकर के आएंगे दोस्तों ना, अक्सर धीरे धीरे करके सब याद हो जाएगा आपको, आप परेशान मत हो जाइएगा कि कैसे याद होगा। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी पावलोव जी ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी पावलोव ने दिया था। और प्रतिस्थापक का सिद्धांत भी पावलोव ने ही दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है आपके सामने हल साहब का, CL हल का। पुनर्बलन का सिद्धांत कौन दिया है दोस्तों? पुनर्बलन का सिद्धांत पावलोव हल है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत हल है। सरलीकरण का सिद्धांत भी हल है। संपोषक का सिद्धांत और चालक या अंतर्नोद का सिद्धांत भी हल ने ही दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है नॉम चॉम्स्की भाषा के विकास का सिद्धांत नॉम चॉम्स्की ने दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? नॉम चॉम्स्की ने दिया था। मैस्लो का मांग और पूर्ति का सिद्धांत मैस्लो का है। आत्मज्ञान का सिद्धांत भी मैस्लो का है। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी मैस्लो का है। नेक्स्ट आलपोर्ट का सील-गुड़ का सिद्धांत है दोस्तों। और व्यक्तित्व मापन के मांग का सिद्धांत हेनरी मुरे हैं दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने ये हमारा प्रयास था शिक्षक भर्ती को लेकर के जो करंट अफेयर है और भी साथ में जो भी सब्जेक्ट है उनको हम एक साथ कवर करने का प्रयास करेंगे एक ही वीडियो में। अगर आपको कैसा लगा यह हमारा प्रयास इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग इसका लाभ अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सके। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।